नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर मैं आया हूं वो बलबन से संबंधित है। हमने पिछले वीडियो में बलबन से संबंधित कुछ बातें देखी थी कि वो किस प्रकार से वज़ीर के पद पर पहुंचा और वज़ीर के पद के बाद वो सुल्तान कैसे बना। तो सुल्तान बनने के बाद उसने क्या क्या किया, उसके सामने किस तरह की कठिनाइयाँ थी और उन कठिनाइयों से उसने किस तरह से अपने आप को मुक्त करवाया, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और किस प्रकार फिर इस इल्बारी वंश का अंत होता है। तो बलबन जो है ये इल्बारी वंश का ही था, जैसे कि इसका मालिक इल्तुतमिश इल्बारी वंश से था, तो ये भी इल्बारी वंश का था। इसलिए इसके नाम से इस वंश को द्वितीय इल्बारी वंश भी कहा जाता है। तो इसके सुल्तान बनने तक की क्रिया हमने पढ़ ली थी, लेकिन सुल्तान बनने के बाद ये किस तरह से शासन करता है हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये सुल्तान बनता है तो इसके सामने किस तरह की कठिनाइयाँ होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि बलबन किन स्थितियों में वज़ीर बना था, गयासुद्दीन के अधीन, नसीरुद्दीन के अधीन किस तरह से वो वज़ीर बना था और उस समय तक किस तरह के राजनीतिक हालात हो चुके थे। तो जब ये सुल्तान बनता है तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है वो कम हो चुकी थी। अब वो कम कैसे हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जो 40वां वर्ग है उसने कई सुल्तानों को बनाया और राजगद्दी से उतारा। इस कारण जनता को ये लगता था कि सुल्तान मात्र एक कठपुतली की तरह है, जिस कारण जनता उनसे नफ़रत करने लग गई थी या उनको महत्वहीन समझती थी कि इनका कोई महत्व नहीं है, असली ताकत तो अधिकारियों के पास या अमीरों के पास है। दूसरा, जो चालीसा थे, चालीसा एक ऐसा दल था जो कि सुल्तान को बनाने में और उसकी स्थायित्व के लिए, उसकी स्थायी सल्तनत के लिए ज़िम्मेवार थे। तो उन्हें ये लगता था कि वे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने आप को सुल्तान से भी ऊपर मानने लग गए थे, तो उनको वो घमंड हो चुका था। तीसरा, जो प्रांतीय सूबेदार थे वो भी सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना करने लग गए थे। वो अपने तरीके से शासन करने लग गए। अगर सुल्तान को कोई आदेश देता तो उसको कई बार मानते थे, कई बार नहीं मानते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। फिर मंगोल भी एक ऐसा खतरा था जो उत्तरी पश्चिमी सीमा से कभी भी सल्तनत को छिन्न भिन्न कर सकता था। फिर राजपूताना और मध्य भारत में जो राजपूत शासक थे, हालांकि इल्तुतमिश ने उनको पराजित किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से अपने आप को संगठित कर दिया था, शक्तिशाली बना दिया था। तो ये दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा थे। फिर द्वाब में हिंदू जागीरदार संपन्न होने के कारण इनके आदेश की अवहेलना करते थे, दिल्ली सल्तनत की आदेश की अवहेलना करते थे। उनके जो अधिकारी है उनको अपने इलाके में आने से रोकते थे। तो ऐसी समस्याएं थी कि वहाँ पे फिर अव्यवस्था फैल चुकी थी। फिर राजकोष भी खाली हो चुका था, क्योंकि ये भी सल्तनत इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि इसका राजकोष बहुत भर जाए। और जिस तरह से जो वेतन का सिस्टम था यहाँ पर, कि वेतन जो है एकताओं के रूप में दिया जाता था, नगद के रूप में नहीं दिया जाता था, ज़मीनें बांटी जाती थी। तो इस कारण भी नकदी का प्रभाव कम होने के कारण राजकोष जो है इतना जल्दी भरता नहीं था। तो ये सारी समस्याएं थी, और इन समस्याओं को किस तरह से बलबन सुल्तान बनने के बाद सुलझाता है हम ये देखेंगे।
अब होता क्या है कि सबसे पहले इन सभी समस्याओं की जड़ होती है शक्ति। अगर कोई शक्तिहीन हो तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। अगर कोई शक्तिशाली हो तो वो अपनी शक्ति से ऐसी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो बलबन इस बात को भली भांति जानता था। तो सबसे पहले उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए। तो सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए वो क्या करता है? सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई कदम उठाए। जैसे सेना का पुनर्गठन किया। अब पुनर्गठन कैसे किया? पहले सेना वज़ीर के अधीन हुआ करती थी, लेकिन इसने वज़ीर के नियंत्रण से इसको बाहर करके अलग से एक सेना नायक के अधीन पूरी सेना को या सेना की क्रियाओं को उसके अधीन कर दिया। और इसने अपने मित्र इमादुल मुल्क को सेना का अधिकारी बनाया, सर्वोच्च अधिकारी। और उसका जो पद है उसको दीवान ए अरीज़ कहा गया, या जो मंत्रालय था या सेना मंत्री हम कह सकते हैं, दीवान ए अरीज़ उसको कहा गया। अब उसका सारा काम था सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, उनके लिए शस्त्रों का इंतज़ाम करना, उनके लिए वेतन देना, जो दुर्ग है उनकी सुरक्षा, दुर्गों का निर्माण, ये सब कार्य किसके थे? दीवान ए अरीज़ के। फिर उसके बाद कानून व्यवस्था को संगठित करने के लिए वो क्या करता है? कानून व्यवस्था को की पुनर्स्थापना के लिए, क्योंकि अव्यवस्था फैल चुकी थी, अव्यवस्था फैल चुकी थी सारे में, तो उसको शांत करने के लिए, उस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए उसने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया। अब लौह और रक्त की नीति कैसी थी, हम उसकी चर्चा अब करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेवातियों की। मेवाती कौन थे? मेवाती दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे और इनकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। ये कई जगह डकैत के गिरोह में रहते थे और जो राज्य मार्गों पर व्यापारी चलते थे, राहगीर चलते थे, उनके साथ लूट मार मचाते थे। ये राजधानी में भी लूट मार मचाते थे, यहाँ तक कि वहाँ के जो औरतें हैं उनको छेड़ा करते थे। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए इनके खिलाफ़ बहुत ही कठोर कदम उठाए जाते हैं बलबन द्वारा। वो क्या करता है? वो राजधानी से बाहर आता है शाही सेना के साथ और लगभग 6 महीने वो मेवातियों के इलाकों में रहता है। और जिन इलाकों में मेवाती रहते थे उनके जो छिपने के स्थान थे, खासकर जंगल, उनको साफ़ कर दिया जाता है, सारे जंगल कटवा दिए जाते हैं। और फिर गोपालगिरी में एक दुर्ग का निर्माण किया जाता है और कई जगह पुलिस चौकियों की स्थापना की जाती है। मेवातियों से निपटने के लिए उसने मेवातियों को बहुत बुरी तरह से कुचला। 12 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति थे, पुरुष, उनको मार दिया गया और उनकी जो महिलाएं थी उनको दासी के रूप में दिल्ली भिजवा दिया गया। उनकी संपत्ति को लूट दिया गया, उनके घरों को, गाँव को जला दिया गया और उनकी जो भूमि थी उसका राज्य की भूमि में अधिग्रहण कर दिया और उस भूमि को जो तुर्क अफ़गान अधिकारी थे उनमें बांट लिया गया। तो इस प्रकार लगभग 1 साल के अंदर जो मेवातियों का उपद्रव था उसको समाप्त कर लिया गया। फिर दूसरा वो ध्यान देता है दोआब में। अब दोआब की मैंने बात की थी कि दोआब में जो शक्तिशाली या संपन्न जो जागीरदार थे वे दिल्ली के सुल्तान की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो इसने क्या किया? इसने यहाँ के लिए एक सेना का निर्माण किया और उसके बाद दोआब पर हम कह सकते आक्रमण कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि उसने स्वयं कंपिल, पटियाली और भोजपुर में दुर्ग बनवाए और यहाँ पर शक्तिशाली सेना को रखा गया। और उसके बाद इसने जो भी यहाँ पे हिंदू जागीरदार थे उनको मौत के घाट उतार दिया।
और जो भी काफ़िले या व्यापारी को लूटा करते थे उनको भी मार दिया गया और उनके जो सामान है उसको लूट लिया गया और वहाँ से जो भी व्यक्ति थे उनको पकड़कर दास के रूप में दिल्ली लाया गया। अब इसी बीच में क्या होता है, जब वो अवध में था, अवध जो है इसी का इलाका है दोआब का, तो उस समय कटेहर कहाँ पड़ता है, ये बुंदेलखंड का इलाका है, तो यहाँ पर भी एक विद्रोह हो जाता है। तो वो क्या करता है, जल्दी से राजधानी वापस आता है, एक नई सेना का संगठन करता है और फिर कटेहर की ओर चल पड़ता है। तो कटेहर में वो बहुत बुरी तरह से नरसंहार करता है, लाखों लोगों को मार दिया जाता है। उनके हम कह सकते कि एक प्रकार से खून की नदी बहने लग गई थी, गांव के गांव शवों के ढेर में बदल गए थे, जिस कारण महामारी फैल गई थी। इसके बाद वो अपना अभियान खोखरों की तरफ करता है। खोखर जो है पश्चिमी हम कह सकते उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, नमक पहाड़ियाँ है, वहाँ रहा करते थे। ये भी बहुत उपद्रवी थे, तो इनको शांत करने के लिए वो इसी नीति का प्रयोग करता है। फिर इसका राजतंत्र का सिद्धांत क्या था, हम उसको देखेंगे। बलबन के जो राजतंत्र का सिद्धांत था वो जो पुराने मुस्लिम शासक थे या वीर थे उन पर निर्भर करता था। अब उसने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को कुलीन घोषित किया कि मैं कुलीन व्यक्ति हूँ, और उसने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया। फिर उसने देवी अधिकारों को अपनाया कि भाई मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं देवताओं का प्रतिनिधि हूँ। उसने अपनी उपाधि जिल्ले इलाही, अपने आप को जिल्ले इलाही बताया और सिक्कों पर भी जिल्ले इलाही लिखवाया। साथ ही साथ उसने खलीफा का, वैसे खलीफा तो इस समय नहीं था, लेकिन फिर भी वो खलीफा के सहयोगी के रूप में अपने आप को पेश करता था कि मैं खलीफा का सहयोगी हूँ, जिसको नासिर अमीर उल मोमिन कहा जाता है। फिर उसने दरबार में अनुशासन स्थापित किया। दरबार में जो भी विचार विमर्श हुआ करते थे उसमें अनुशासन पर बल दिया गया, और जो भी पहनावा, सामाजिक व्यवहार हुआ करता था उसको अनुशासित तरीके से अपनाया। दरबार में कोई हंसी मजाक नहीं हो सकता था, बिल्कुल सीरियस होके बात हुआ करती थी। दरबार में सभी को जब तक दरबारी कार्रवाई चलती थी तो खड़े होकर ही सब दरबार की कार्रवाई में भाग लेते थे। हंसने पर मना थी, ना ही वो स्वयं हंसता था। तो इस तरह से उसने दरबार में अनुशासन स्थापित करने की कोशिश की। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार किया। उसने शराब पीना छोड़ दिया, दरबारियों के साथ हंसी मजाक करना छोड़ दिया, और जितने भी कुलीन वर्ग थे उनके शराब पीने पर भी, सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं इसने जनता से दूरी बनाए रखी और बहुत ही कम बोलता था और गंभीर रहता था, और भव्य और आकर्षक शाही वस्त्र पहनता था और हमेशा सजा धजा रहता था। और उसके जो बॉडीगार्ड हैं वो भी ऐसे ही सजे धजे रहते थे। तो इस तरीके से उसने अपने आप में बदलाव लाया। तो उसके जो दरबारी थे वो भी अच्छे वस्त्र पहनकर दरबार में पेश हुआ करते थे और हीरे मोती से जड़ित कपड़े वो पहना करते थे। तो स्वयं उसका जो सिंहासन है वो भी हीरे मोतियों से जड़ित था। तो इस तरह से उसने, मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाकर भी बहुत, हम कह सकते हैं कि एक अनुशासन पैदा करने की कोशिश की। फिर शान और शौकत में वृद्धि। अब शान और शौकत में कैसे वृद्धि होगी, खासकर सुल्तान के शान और शौकत में वृद्धि लाने की इसने प्रयास किया। उसके सामने उसने
जो ईरानी प्रथाएं थी सजदा और पापोस का प्रचार या उसको अनुपालन करना शुरू किया। सजदा हुआ करता था लेटकर दंडवत प्रणाम करना, और पैबोस हुआ करता था सुल्तान के चरणों को चूमना। तो इस तरह से जब कोई बाहर से आता था या कोई भी है तो उसको ये क्रियाएं करनी पड़ती थी दरबार में आकर। तो इस कारण जो भी आता था तो उसके मन में वैसे ही भय पैदा हो जाता था। तो दरबार में कोई हंसी मजाक क्या इस तरह की हरकत फिर नहीं करता था। फिर कुलीनता के आधार पर उसने भेदभाव किया। अब कैसे किया? उसने जो उच्च जाति के जो तुर्क हुआ करते थे उनको अनेक जो उच्च पद थे वो प्रदान किए। जो निम्न कुल के हुआ करते थे उनसे वो नफ़रत करता था, वो गरीबों से नफ़रत करता था, और अमीर जो आदमी हुआ करते थे उनके आसपास ही रहता था। बात भी केवल वो जो उच्चाधिकारी हुआ करते थे उन्हीं से करता था, बाकियों से नहीं करता था। तो इस प्रकार से उसने जो सुल्तान है उसके प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि की। ये उसके राजतंत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर उसका जो अगला एक कठिनाई थी, बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने, वो थी चालीसा। इसको चहलगानी भी कहा जाता है। अब ये चालीसा क्या थे ये आपको पता ही होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो चालीसा है वो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया एक अधिकारियों का समूह था, जिसमें जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे या इसके जो बहुत ख़ास इल्तुतमिश के जो बहुत ख़ास थे 40 लोग वो थे, जो कि इसको सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं देते थे। तो ये चालीसा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो इनसे निपटने के लिए ये क्या के सामने जो अगली चुनौती थी वो थी चालीसा। तो चालीसा का समापन वो कैसे करता है? उसके लिए सबसे पहले वो चालीसा को जो संकटपूर्ण कार्य है उनको सौंपता है। अब संकटपूर्ण कार्य कैसे? जैसे मंगोलों से जो लड़ाई करनी है वैसे कार्य। अब उनको क्या करता है, कईयों को उत्तर पश्चिमी सीमा में इक्तादार बना देता है, उनको वहाँ की इक्ता दे देता है। अब वहाँ पे इक्ता देने से जो ये चालीसा होते हैं, एक तो उनको मंगोलों से लड़ना पड़ा, और मंगोलों से लड़ने के लिए आपसी तालमेल की बहुत ज़रूरत थी। अगर वो कभी असफल हो जाते तो एक तो उनको आपस में उनके फूट पड़ेगी, और दूसरा जो मंगोलों से पराजित हो जाते थे वो उनको बलबन क्या करता था, उनको या तो अपमानित करता था, उनको सेवा से मुक्त कर देता था, और कईयों को तो मृत्यु दंड भी दे दिया। तो इस प्रकार चालीसा को संभालने की इसने कोशिश की। दूसरा जो सूबेदार थे चालीसा, उनका ये जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र हम कहते हैं वो करता रहता था, ताकि एक जगह उनकी शक्ति बढ़ ना पाए। फिर इसने क्या किया, जो एक नए तुर्की जो इसके खुद के विश्वास पात्र थे उनको उच्च पद प्रदान करने शुरू कर दिए। तो चालीसा के ही तरह एक नया वर्ग जो उसका अपना था उसका उदय हो गया। उसको इसने बहुत शक्तिशाली बनाया, जो चालीसा से निपटने में सक्षम थे। फिर जो शमशी कुलीन थे, शमशी कुलीन कौन थे? जो इल्तुतमिश के थे, जो खास थे, मतलब उसके ही जैसे बलबन ने उसके जैसे दास जो अन्य थे, तो उनके प्रति इसने कठोर व्यवहार किया। अब कैसे, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बदायूं का एक सूबेदार था जिसका नाम था मलिक बकबक। तो उसने क्या किया कि अपने सेवक को मार दिया था, पीट पीट कर मार दिया था। और जैसे ही इसका पता फिर बलबन को चलता है तो बलबन भी सार्वजनिक रूप से उसको बकबक को कोड़े मरवाता है। इसी तरह की एक अन्य घटना थी। अब वो थी अवध का सूबेदार हैबत खान की। अब वो क्या करता है, नशे में एक व्यक्ति को मार देता है, तो उसको भी सार्वजनिक रूप से चाबुक मारे जाते हैं हैबत खान को, और उसका शरीर पूरा लहूलुहान हो जाता है। और उसके बाद उसके शरीर उसको उसके जो विधवा होती है उसको, मतलब मृत व्यक्ति की जो विधवा होती है पत्नी, उसको सौंप दिया जाता है। तो हैबत खान के जो संबंधी होते हैं उस महिला को 20,000 टंका क्षतिपूर्ति के रूप में देते हैं और उसको
हैबत खान को छुड़वा देते हैं। हालांकि बाद में जो घाव इतने लगे होते हैबत खान को, उसके कारण उसका देहांत भी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं शेर खां सुंकर था, जो हमने पहले बात की थी। शेर खां सुंकर कौन था? ये बलबन का चचेरा भाई था और ये उत्तरी पश्चिमी सीमा में मंगोलों के विरुद्ध इसको लगा रखा था। अब जब बलबन का राज्याभिषेक होता है तो ये नहीं आ पाता है, सुकर खान नहीं आ पाता है, तो उससे बलबन नाराज़ हो जाता है और उसको 1270 में उसकी विष देकर उसको मरवा देता है। और इन सभी पर नज़र रखने के लिए उसने एक बरीद होते हैं गुप्तचर या समाचार लेखक, उनका एक पूरा जाल पूरे राज्य में बिछा रखा था। अब ये जितने भी बारीद थे, ये क्या क्या करते थे, जहाँ पर भी इनकी नियुक्ति हुआ करती थी, वहाँ की जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हुआ करती थी उसकी सूचना सुल्तान को देते थे। चाहे वो मंत्री है, चाहे राजकुमार है, चाहे शाही परिवार है, सबके पीछे इसने गुप्तचर लगवा रखे थे। और गुप्तचर अगर अपने काम को सही तरीके से नहीं करते थे तो उनको दंड दिया जाता था। जैसे कि हमने पहले बदायूं के सूबेदार की बात की, बकबक की बात की, तो उसकी सूचना जो है वहाँ का सूबेदार, वहाँ का गुप्तचर सुल्तान तक सही ढंग से नहीं पहुँचा पाता, तो बलबन उसको बदायूं के गेट पर जो है सूली पर क्या फांसी पर चढ़ा देता है, उसको मार देता है। तो इस तरीके से पूरे बरीदों का जो जाल है उसके कारण भी चालीसा के मन में बहुत खौफ हो गया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके अंतिम शासन के दिनों में 1279 से 81 तक बंगाल में विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह होने के कुछ कारण होते हैं। कारण ये होता है कि स्वयं इस समय बलबन बीमार था और दूसरी तरफ जो मंगोल थे उनके आक्रमण हो रहे थे, तो जो राजकुमार मोहम्मद है वो उनके साथ लड़ रहा था। तो ऐसे स्थिति का फ़ायदा उठाता है बंगाल का सूबेदार। तो बंगाल का सूबेदार जो है क्या करता है, वो विद्रोह कर देता है। इसका नाम था तुगरिल खान। ठीक है, तो तुगरिल खान जब विद्रोह करता है तो बलबन अवध के सूबेदार अमीन खान को बंगाल भेजता है, लेकिन अमीन खान जो है पराजित हो जाता है। तो पराजित सूबेदार को वापस बुलाकर उसको मार दिया जाता है। फिर दूसरा अभियान वो तिरमती खान के अधीन भेजता है। तिरमती खान भी तुगरिल खान से हार जाता है, तो तिरमती खान को भी मार दिया जाता है। तीसरा वो स्वयं नेतृत्व करता है तीसरे अभियान का। बीच में वो गंगा घाटी में जितने भी इक्तेदार होते हैं उनसे सेना इकट्ठी करता है और लगभग 2 लाख सेना के साथ वो कहाँ पहुँचता है, बंगाल पहुँचता है। तो बंगाल में जैसे ही तुगरिल खान को ये पता चलता है कि सुल्तान स्वयं आया है, तो वो भाग जाता है, वो जाजनगर भागता है। जाजनगर आजकल उड़ीसा का इलाका है, वहाँ भाग जाता है। लेकिन शाही सैनिक उसको ढूंढते हैं और उसको मार देते हैं। उसके सर को बलबन के सामने पेश किया जाता है। बलबन वहाँ पर उसके समस्त मित्रों, समर्थकों और संबंधियों को मार देता है, उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करता है और उसके बाद अपने पुत्र बुगरा खान को वहाँ का सूबेदार बनाता है और साथ में ये चेतावनी देता है कि अगर उसने भविष्य में कभी दिल्ली के खिलाफ विद्रोह किया तो उसका भी यही हाल होगा। ठीक है, फिर हम देखें कि उत्तर पश्चिमी सीमा में जहाँ पे मंगोल बहुत बड़ा ख़तरा था, तो उनसे निपटने के लिए ये क्या करता है। आपको पता है कि 1270 में जो सुंकर था शेर खान, उसको ये मरवा देता था। बलबन जो है उसको मरवा देता है। अब उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे वो 2 तरह से रक्षा पंक्तियाँ बनाने की कोशिश करता है। पहला, वो अपने बेटे युवराज मोहम्मद को लाहौर, मुल्तान और उच्च का प्रभारी बनाता है, वहाँ का सूबेदार बनाता है। और दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में पुत्र बुगरा खान को सुन्नम, समाना और दीपलपुर का प्रभार देता है। तो ये 2 सुरक्षा पंक्तियाँ बन जाती है और साथ ही साथ इन इलाकों में कई दुर्गों का निर्माण किया जाता है और उन दुर्गों में शक्तिशाली सेना का रख रखाव
किया जाता है, उनको आधुनिक जो उस समय के आधुनिक शस्त्र थे उनसे हम कह सकते हैं लैस किया जाता है। फिर 30,000 अश्वसेना के एक विशेष सेना इसने सिर्फ इसीलिए राजधानी में बना के रखी कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस सेना का उपयोग वो मंगोलों के खिलाफ करेगा। और होता क्या है कि 1285 में मंगोल नेता तिमूर खान ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद जो कि वहाँ का प्रभारी था मंगोलों से लड़ता हुआ मारा जाता है। और इसके बाद मोहम्मद का जो पुत्र होता है कै खुसरो, इसका नाम क्या है, कै खुसरो। तो कै खुसरो मुल्तान और उच को तो बचा लेता है लेकिन पंजाब को नहीं बचा पाता है। पंजाब में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और इसी मृत्यु के शोक में हम कह सकते हैं कि 1287 में अपने बेटे मोहम्मद की मृत्यु के शोक में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इस तरह की जो एक हम महान शासक भी कह सकते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे कि ये महान था, मतलब किस तरह का था, इसका व्यक्तित्व कैसा था, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये महानतम शासकों में से एक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इसके बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से पूरी दिल्ली सल्तनत को संभालता है, एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत की नींव को सुदृढ़ करता है। फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन होने से इसने बचाया। ये सही बात है कि इसने दिल्ली सल्तनत का विघटन होने से बचाया, क्योंकि एक ऐसे मोड़ पर ये सुल्तान बना था जब दिल्ली पे बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरे थे। बाहरी खतरे कैसे थे, जैसे मंगोल, और आंतरिक खतरे इनके चालीसा हो गए, सूबेदार हो गए, इस तरह के। तो इन सभी खतरों से वो सल्तनत को बचाता है। फिर कर्तव्यनिष्ठा और परिश्रमी व्यक्तित्व था इसका। ये कर्तव्यनिष्ठ था, जो इसने कार्य करने होते थे वो बहुत अच्छे तरीके से करता था और साथ साथ ही परिश्रमी था। परिश्रमी होने के कारण इसने कई विद्रोहों को कुचला और कई अच्छी नीतियों का अनुसरण किया। निष्पक्ष ये न्याय करता था, न्याय में ये किसी भी प्रकार की ढील नहीं देता था, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सबके साथ न्याय एक जैसा हुआ करता था। हमने हैबत खान के बारे में पढ़ा, हमने मलिक बकबक के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसने छोटे से, मतलब एक मामूली इंसान को मारने के बाद भी इतने बड़े जो कुलीन लोग हैं उनको दंडित किया था। फिर ज्ञान का महान संरक्षक था, जो इसका फ्री टाइम हुआ करता था तो उसमें ये क्या करता था, जो संत हुआ करते थे, फ़कीर हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, उनके साथ अपना समय व्यतीत करता था। तो इस केस में अमीर खुसरो, जिसको तूती ये हिंद भी कहा जाता है, वो इसके दरबार का शान था। फिर राजनीतिक आश्रयदाता था। उत्तरी पश्चिमी सीमा से जो भी या मध्य एशिया से जो भी मंगोलों से डरकर भारत आए थे, उनका इसने आश्रय दिया था, उनको राजनीतिक आश्रय दिया था। तो उसके भव्य दरबार और उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने के कारण कई ऐसे लोग भारत आते हैं जो फिर इसको अपनी सेवाएं देते हैं, तो उनका भी ये पूरा सम्मान करता है। फिर इसके उत्तराधिकारी, इसकी मृत्यु के बाद वैसे इसने अपने इसके पुत्र को इसने नामांकित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मना कर लेते हैं, बुगरा खान मना कर लेता है। तो ये क्या करता है, जिसका पुत्र होता है जो मर चुका था मोहम्मद, उसके बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो जिसके ख़ास, जैसे फ़खरुद्दीन जो है दिल्ली का कोतवाल था, इसका बहुत ख़ास था, वही लोग इसकी वसीयत के अनुसार अगला उत्तराधिकारी नहीं चुनते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो बुगरा खान के पुत्र कैकुबाद को अगला शासक बनाते हैं। तो कै खुसरो को वो दिल्ली से दूर करते हैं और उसको मुल्तान और उच का सूबेदार बना देते हैं। और कैकुबाद जो भोग विलास में लग जाता है, जिस कारण फ़खरुद्दीन का दामाद निज़ामुद्दीन दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर देता है।
लेकिन कैकुबाद उसको विष देकर मार देता है निज़ामुद्दीन को, ठीक है। और फिर लेकिन कैकुबाद खुद भी स्वस्थ नहीं था, पक्षाघात मतलब जिसको अधरंग कहा जाता है, उसका मरीज़ था। तो था वो बेशक 20 साल का ही ये भी, लेकिन रोगी था। तो ऐसे रोगी व्यक्ति को शासक बना दिया था। तो उससे निजात पाने के लिए 1290 में जलालुद्दीन खिलजी विद्रोह कर देता है और कैकुबाद को मारकर सिंहासन पर कब्ज़ा कर लेता है। और साथ ही साथ उसके पुत्र कैकुबाद के पुत्र कैमूर को भी कारागार में डाल दिया जाता है, जहाँ उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये इलवारी वंश था उसको उसका खात्मा हो जाता है। और अगला जो वंश है खिलजी वंश, वो अस्तित्व में आता है। तो हम खिलजी वंश के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।